आज के ललन टॉप शो में क्या बातें करेंगे हम। पीएम सीएम को उनके पद से हटाने के विधेयक जो आए हैं आज संसद में, उन पर विवाद क्या हुआ। अमित शाह के सामने कागज़ फाड़े गए, उनका माइक नोचने की कोशिश हुई, फिर इन बिल्स को जेपीसी में भेजने की बात हुई। इसके साथ ही ऑनलाइन मनी गेमिंग को, रियल मनी गेमिंग को बैन करने वाला बिल भी आज संसद में पेश हुआ है। चिंताएं क्या हैं और इसका असर क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की, इस पर हो रही बयानबाजी की, आरोपी के बारे में क्या सामने आया है, क्या मां ने कहा है और पॉलिटिकल बयानबाजी किस हद तक जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि दिल्ली की सीएम की खुद की प्रतिक्रिया क्या है। उन्होंने कहा है कि मैं सदमे में थी। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन का नामांकन, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के बारे में कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne-K and Subharati University. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यानी 20 अगस्त को लोकसभा में 3 जरूरी विधेयक पेश किए। तीनों का मतलब एक कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री यदि 5 साल या उससे ज्यादा सजा वाले अपराध में 30 दिन के लिए अरेस्ट या हिरासत में लिए जाते हैं तो 31वें दिन अपने आप उनकी गद्दी चली जाएगी। ये तीनों बिल का नाम कुछ ऐसे है: 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। इन विधेयकों के प्रावधानों और असर पे तो आगे बात करेंगे। पहले जानते हैं कि कौन क्या बोला। लोकसभा में विधेयकों के पेश होते ही जोरदार हंगामा हुआ। गृह मंत्री ने जैसे इन बिल्स को टेबल किया, हल्ला शुरू हुआ। विपक्ष ने इसकी कॉपियां फाड़कर अमित शाह की ओर फेंकी और साथ में जोरदार नारेबाजी हुई। इस बिल पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि हम इतिहास की तरफ चल निकले हैं, जहां राजा के मन मुताबिक लोगों को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता था। जो संविधान बचा रहे हैं और जो संविधान को तोड़ रहे हैं, उनके बीच जंग चल रही है। New bill that the BJP is proposing, we are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. हैदराबाद से लोकसभा सांसद और AIMIM के सर्वे सर्वा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन विधेयकों का असली मकसद देश में तानाशाही लाना है। विपक्ष की तरफ से ये भी इल्जाम लगाए गए कि ये विधेयक वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लाए गए हैं। सुनिए अन्य नेताओं को भी। बिल में क्या लिखा हुआ है वो तो समझे। ये रातों रात क्यों लाए बिल? पहले तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वहाँ जमीन पे उतरी हुई है, तो ये दिखावा जैसा वुमेन्स बिल को लाए थे ना, वैसा ही ये भी करेंगे। ये सब ड्रामे हैं। और क्या लिखे हैं उसमें, उसके हिसाब से तो आधा पार्लियामेंट ये लोग सब अंदर रहना चाहिए। इधर सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि इन विधेयकों का उद्देश्य राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करना है। ये प्रधानमंत्री भी इसके रिव्यू में आ गए। ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल स्वागत योग्य बिल है। ये लोगों ने देखा है कि जब मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया तो लोग जेल से शासन चला रहे थे। कुछ मुख्यमंत्री जेल जाने के नाम पर हाथी पे चढ़ के जेल जा रहे थे। ये भी लोगों ने देखा है। तो बिल्कुल ये पब्लिक का जो विश्वास हो रहा था राजनीतिक लोगों के पीछे, ऐसे लोगों की वजह से हो रहा था कि आपको जेल भेज दिया
नॉर्मली तो ये होना चाहिए कि जब भी आपको जेल भेज दिया उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन पास्ट का रिकॉर्ड देखिए कुछ लोगों का। इस बीच लोकसभा के पटल से अमित शाह का एक और बयान आया। कहा, विधेयकों को चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा जा रहा है। आपको मालूम ही है कि वक्फ संशोधन विधेयक को भी जेपीसी के पास भेजा गया था। जेपीसी में सभी दलों के सांसद शामिल होते हैं, जोड़ घटाव के सुझाव देते हैं, जिसके बाद एक नया मसौदा सामने आता है। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के मुताबिक अभी तक वो विधायक सांसद अयोग्य हो जाते हैं जिन्हें 2 या उससे ज़्यादा साल की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन महज गिरफ्तारी या हिरासत के चलते माननीयों को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। हाल में 2 बार ऐसे मामले सामने आए। पहला दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये मामला था। साल 2024 में कथित शराब घोटाले केस में उन्हें ईडी ने अरेस्ट किया था। 6 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली। जेल में रहते हुए भी केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ही रहे। जब जमानत पर बाहर आए तब कहीं जाकर पद छोड़ने का फैसला लिया, तब सीएम बनी आतिशी। दूसरा मामला तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी का। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरेस्ट किए गए सेंथिल को वहां के सीएम एमके स्टालिन ने बिना विभाग का मंत्री बनाए रखा, फिर भी जिसको लेकर राज्यपाल से उनकी तीखी बहस भी हुई थी। अगर टेक्निकल लेंस से देखें तो आज पेश किए विधेयक पहले ही अगर कानून बने होते, कभी पेश होकर पास होकर कानून बने होते, तो इन नेताओं को उनके पदों से हटाया जा सकता था। आपने सार जाना, अब तीनों विधेयकों के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025 केंद्र सरकार के मुताबिक अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के चलते गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 इसकी धारा 45 में संशोधन की जरूरत है। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 बकौल केंद्र सरकार संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो। इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री और राज्यों या नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा इस संशोधन के जरिए, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन की जरूरत है। आसान तरीके से समझाते हैं। पहला वाला तो था यूनियन टेरिटरीज के लिए, दूसरा वाला है राज्यों के लिए, केंद्र के लिए और दिल्ली एनसीटी की सरकार के लिए। प्रावधान वही, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हटाया जाए। अगला जो बिल आया वो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान इसमें रखा गया है। अब सामान्य ज्ञान का प्रश्न हो सकता है कि यूटी और राज्यों के लिए संशोधन कर दिया गया है तो जम्मू कश्मीर के लिए अलग से संशोधन क्यों? क्योंकि साल 2019 में ही 370 को निष्प्रभावी करते समय जम्मू कश्मीर को नए कानून के तहत 2019 के नए कानून के तहत यूटी बनाया गया था। उसी नए कानून में अब संशोधन प्रस्तावित किया गया है। साफ है कि ये विधेयक अगर अपने मौजूदा स्वरूप में कानून बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री को उनके पद से राष्ट्रपति हटाएंगे, राज्यों के मंत्रियों को मुख्यमंत्री हटाएंगे, मुख्यमंत्रियों को राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को उपराज्यपाल हटाएंगे। हालांकि प्रावधान यह भी है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल तमाम मंत्रियों को, तमाम व्यक्तियों को उनकी मंत्री पोजीशन पे फिर से बिठा सकेंगे। एक और बात है कि संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब सांसदों की कुल संख्या के आधे से अधिक वोट तो मिले हों, साथ ही विधेयक पर वोटिंग के दिन जितने वोट पड़े उसका 2/3 हिस्सा भी समर्थन में पड़े, बिल के समर्थन में पड़े। ऐसे समझिए इसको कि मान लीजिए किसी सदन में 100 सांसद हैं, आधे से अधिक वोट का मतलब है कि बिल पारित करवाने के लिए 51 वोट चाहिए ही चाहिए। अब ये भी मान लीजिए कि बिल पर जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन 75 सांसद ही सदन पहुंचे हैं और वोट डालते हैं, तो इन 75 सांसदों के 2/3 हिस्से यानी 50 सांसदों को बिल के समर्थन में वोट करना ही होगा। और अगर 100 के 100 सांसद वोट डाल रहे हैं तो कम से कम 67 वोट समर्थन में पड़ने चाहिए, तभी बिल पास हो सकता है। संविधान में यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि संशोधन जैसे बेहद ज़रूरी मसलों पर ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत
सुनिश्चित किया जा सके, जैसे कि हमने महिला आरक्षण विधेयक के समय देखा था। ये विधेयक भी संविधान संशोधन के जरिए ही लाया गया था। लोकसभा में इसके समर्थन में 454 वोट पड़े थे और राज्यसभा में 214। और अगर संविधान संशोधन के संघीय ढांचे के बदलाव का जिक्र है तो विधेयक को संसद में स्पेशल मेजॉरिटी के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में भी पारित करवाना होगा। हम जानते हैं कि देश में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है और इस सरकार के पास संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत तो है, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं है। इसी आधार पर विपक्ष एक तर्क लेकर आया है। उसका कहना है कि ये सब ड्रामा है। हालांकि कांग्रेस के अपने सांसद शशि थरूर थोड़ी अलग राय रखते हैं। I don't know those bills well enough to give you a comment. On the face of it, it seems reasonable that anyone who does anything wrong should be liable to punishment and should not be holding a high constitutional office or a political office. I think that makes sense. विपक्ष इन बिल्स को एक हथियार के तौर पर पेश कर रहा है, सामने रख रहा है, अपने दावे ठोक रहा है। उसका कहना है कि 1 महीना क्या, केंद्र सरकार जब तक चाहे तब तक विपक्षी नेताओं को जेल में रख सकती है। केजरीवाल और सेंथिल बालाजी के साथ साथ हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का उदाहरण दिया जा रहा है। ये नेता 5 महीने से लेकर लगभग 2.5 साल तक जेल में रहे हैं। इन्हीं के साथ जिक्र हो रहा है PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। इसी कानून के जरिए ईडी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करती आई है और वो व्यक्ति कितने दिनों तक गिरफ्त में है ये तो आप देख ही चुके हैं। बेल भी मुश्किल से ही मिलती है। विपक्ष इसी डर की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि विधेयकों को फिलहाल जेपीसी के लिए भेज दिया गया है, जहां विपक्षी नेता भी सुझाव रखेंगे, आपत्तियां दर्ज करवाएंगे। उसके बाद एक तस्वीर सामने आ सकती है और इसके मिलने के आसार अगले संसद सत्र में ही नजर आ रहे हैं। हमारी नज़र बनी हुई है, ज़रूरी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। अब संसद में पेश हुए एक और मसौदे की बात करते हैं। Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 20 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया। ये विधेयक गेमर्स, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और इनको प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ के दिल में हलचल पैदा कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा बिल नहीं है, ये है रियल मनी गेमिंग के खिलाफ सरकारी डंडा। पूरी बात खोलते हैं। पहली बात, यह बिल कहता है कि रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से बैन हो, चाहे वो स्किल बेस्ड गेम हो या चांस बेस्ड गेम। दरअसल बार बार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां स्किल बेस्ड गेम्स का हवाला देती रहती हैं। कहती हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर पैसे जीतना सिर्फ चांस की बात नहीं है, जीतने के लिए स्किल की ज़रूरत पड़ती है। कुल मिलाकर हमारे गेम विशुद्ध जुआ नहीं है, वो ऐसा कहती हैं। ढंग से खेलोगे तो जीतोगे। ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी स्पोर्ट, शतरंज, पोकर, रमी जैसे गेम सब इसी कैटेगरी में बताए जाते रहे हैं। लेकिन अब सरकार का कहना है कि अपना स्किल वाला लॉजिक जो है अपने पास रखिए। सरकार का तर्क है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुछ लोग गेमिंग की लत में इतना डूब गए हैं कि अपनी जिंदगी की बचत तक हार गए हैं और कुछ मामलों में तो खुद की जान लेने की भी खबरें आई हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी चिंताएं हैं। इन गेम्स में क्रिप्टो करेंसी का यूज होता है जिनका सोर्स ट्रेस नहीं हो पाता। आईटी मंत्रालय के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस विधेयक के प्रावधान तैयार किए हैं। लगभग 3.5 साल का समय लगा है, ऐसी भी खबरें आई हैं। तो अब सरकार ने प्रावधान तय क्या किए हैं? पहला, एडवर्टाइजमेंट पर रोक। कोई भी सेलिब्रिटी, चाहे वो बॉलीवुड का सितारा या क्रिकेट का हीरो क्यों ना हो, अगर रियल मनी गेमिंग का ऐड करेगा तो उस पर लगेगी भारी पेनल्टी। कितनी भारी? रियल मनी गेम ऑफर करने या उसका प्रचार प्रसार करने पे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि ऑनलाइन गेम खेलने वालों को कोई सजा नहीं होगी क्योंकि सरकार उन्हें विक्टिम मान रही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वार्निंग है इसका अगला प्रावधान, यानी बैंक्स और पेमेंट गेटवे से रियल मनी गेम्स के ट्रांजैक्शन प्रोसेस ना करने को कहा जाएगा, मना किया जाएगा उनको। यानी अब आप यूपीआई और पेटीएम से इनसे पैसा नहीं लगा पाएंगे। अब बात है कि इसका असर क्या होगा। भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से आता है। 2029 तक इसके करीब 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद या संभावना जताई जा रही थी।
थी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कानून आ गया बीच में। अगर ये विधेयक कानून बनता है तो ड्रीम 11, गेम्स 24/7, विंजो, गेम्स क्राफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां मुश्किल में पड़ सकती हैं। गेमिंग इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि करीब 2 लाख नौकरियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। सरकार को हर साल करोड़ों रुपए के टैक्स का नुकसान भी होगा। साल 2023 में केंद्र सरकार ने रियल मनी गेमिंग के लिए नियम कानून बनाए थे। 28% GST भी लगाई थी, जिसे हाल ही में बढ़ाकर 40% किया जाना था। इन नियमों को प्रो इंडस्ट्री कदम के तौर पर देखा गया था। कोशिश थी कि इंडस्ट्री धीरे धीरे खुद को रेगुलेट करने लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। सरकार की चिंताएं आर्थिक, सामाजिक असर और राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं पर केंद्रित हो गई। ये चिंताएं कितनी गहरी हैं, इसका अंदाज कुछ आंकड़ों से लगाया जा सकता है। सितंबर 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग से सरकार की कमाई 412% बढ़ी है सिर्फ 6 महीनों में। कमाई का कुल आंकड़ा 6,909 करोड़ रुपए, जो पहले 1,349 करोड़ रुपए था। इधर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया जाता है। सेक्टर ने जून 2022 तक 25,000 करोड़ रुपए की FDI भी हासिल की थी। लगभग 11 करोड़ भारतीय रोज इन गेम्स को खेलते गए हैं। जीते गए पैसों का एक हिस्सा कंपनियों के खातों में जाता है। यही वजह है कि गेमिंग इंडस्ट्री के लोग और संगठन जैसे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन AIGF, ई गेमिंग फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स इस बिल के खिलाफ हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि बैन की जगह प्रोग्रेसिव रेगुलेशन लाया जाए। उनका कहना है कि बैन से लोग गैर कानूनी और विदेशी गेमिंग साइट्स की ओर चले जाएंगे, जो न तो टैक्स देते हैं और न ही रेगुलेटेड हैं। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ वैध कंपनियां बंद होंगी, बल्कि गैर कानूनी ऑपरेटर्स को भी फायदा होगा। पत्र लिखने के अलावा ये लोग कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। अलग अलग अदालतें पहले ही कह चुकी हैं कि स्किल बेस्ड गेम्स को जुआ नहीं कहा जा सकता है। इस खबर पे हमारी नज़र बनी हुई है। जो अन्य अपडेट्स हैं ललन टॉप आप तक लेकर आएगा। ज़रूरी जानकारियाँ पहुँचती रहेंगी। अभी सुर्खियाँ। पहली सुर्खी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज हमला हुआ है। सीएम के सिर में चोट आई है। हमला जन सुनवाई के दौरान सीएम के आवास पे हुआ। हमलावर का नाम राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया है। वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। सिविल लाइंस पुलिस थाने में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। हमले पर खुद सीएम रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि हमले के बाद सदमे में थी, अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। राजेश जो है वो सिविल लाइंस के गुजराती भवन में रुका हुआ था। उसने सीएम की आवास की रेकी की थी। सीसीटीवी फुटेज में उसे ऑटो रिक्शा से उतरकर रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित घर में घुसते हुए देखा जा सकता है। 20 अगस्त की सुबह राजेश रिक्शे से मुख्यमंत्री के कार्यालय पर पहुंचा है। वहां वो शिकायतकर्ता बनकर उनके कार्यालय में दाखिल हुआ। जब सीएम रेखा गुप्ता उनके पास आई तो उसने उन्हें कुछ कागज़ दिए और फिर उन पर चिल्लाने लगा। रिपोर्ट बताती है कि उसने पहले मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा और फिर आगे बढ़कर उन्हें धक्का दे दिया। इस दौरान रेखा गुप्ता अपना कंट्रोल खो बैठी, लेकिन उनके पीछे दीवार होने के कारण वे गिरने से बच गईं। इसके बाद उसने मुख्यमंत्री के बाल पकड़ लिए। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत बीच बचाव किया। वहीं दूसरी थ्योरी राजेश के मां के बयान से भी सामने आती है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा डॉग लवर है। दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो दुखी था, इसलिए दिल्ली गया था। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर प्रतिक्रियाएं आई। पूर्व सीएम केजरीवाल ने घटना की निंदा की। दिल्ली सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज का भी बयान आया। बोले कि ऐसा हमला जब पूर्व सीएम केजरीवाल पर होता था तब बीजेपी कहती थी कि नाराजगी की वजह से हुआ है। आज हम लोग बड़े दिल से आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते कि हमला भारतीय जनता पार्टी पे हुआ या कांग्रेस पे हुआ या हम पे हुआ। इन प्रिंसिपल वायलेंस गलत है और हम और तमाम पार्टियों को इसकी निंदा करनी चाहिए और इसके अंदर कहीं पे भी उस अटैक को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी ने बार बार की। जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया, हम ये कहेंगे कि ये हमला किसी भी कारण किया हो, ये जस्टिफाइड नहीं है, हिंसा जस्टिफाइड नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात सोचनी पड़ेगी कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे समाज में हिंसा का जहर घोल रहे हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने भी सीएम पर हमले की आलोचना की है। देखिए, चोट उनके हाथ में आई है, उनके शोल्डर में आई है और उनके सर में आई है। तो अभी डॉक्टर उनको देख रहे हैं और उसके साथ में क्योंकि पुलिस केस है तो MLC भी बन रही है
और एमएलसी की जो आएगी रिपोर्ट वो आपको बताएगी। तो मुख्यमंत्री पर जो हमला हुआ है, मैं उसे भारत सरकार की गृह मंत्रालय की गंभीर लापरवाही मानता हूं, एक ही। दूसरा, निंदा करता हूं अगर महिला मुख्यमंत्री पे हुआ है। तीसरा, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देख लें जो स्थितियां यहाँ पर दिल्ली में बाढ़ को लेकर लोगों के जो वायदे किए थे वो नहीं पूरे हुए हैं, तो क्या असंतोष इस सीमा तक पहुंच गया है। अभी हमें ये भी नहीं मालूम कि कौन अपराधी है, कौन दोषी है। और एक दो जगह से ये भी खबर उठ रही है कि ये शायद ध्यान हटाने के लिए तो नहीं किया गया। इधर मामले की जांच चल रही है। हमले के पीछे की असली वजह तभी साफ हो पाएगी जब जांच पूरी होगी। अगली सुर्खी, भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये 9 सितंबर को पता चल जाएगा। फिलहाल उपराष्ट्रपति पद के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 21 अगस्त को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज अपना नामांकन भर दिया है। इस दौरान एनडीए ने भी अपनी एकजुटता दिखाई। पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के अलावा चिराग पासवान, ललन सिंह और प्रफुल्ल पटेल नामांकन के वक्त मौजूद रहे। पीएम मोदी राधाकृष्णन के पहले प्रस्तावक भी बने। उधर विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि वे इस सम्मान से खुश हैं और सम्मानजनक तरीके से चुनाव लड़ेंगे। सम्मान यानी उम्मीदवारी। उन्होंने अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में खुद को ऐसा उदारवादी बताया जो संविधान में अटूट विश्वास रखता हो। रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उम्मीदवार बनने के लिए फ़ोन किया था, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने सभी सांसदों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगा है। अगली सुर्खी, देश का संविधान बनाने वालों ने राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच सामंजस्य होने की उम्मीद जताई थी। क्या देश इस उम्मीद पर खरा उतरता है? ये टिप्पणी की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने। 19 अगस्त के ललन टॉप शो में हमने आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रेफरेंस के बारे में बताया था। इसमें विधानसभाओं से पास हुए बिल को लेकर राज्यपालों और राष्ट्रपति के अधिकारों की स्पष्टता मांगी गई थी। आज इस मामले की सुनवाई का दूसरा दिन था। CJI गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने पूछा कि क्या बहुमत से चुनी गई सरकार राज्यपाल के रहमो करम पर ही होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। बोले कि अक्सर आलोचना होती है कि राज्यपाल की पोस्ट रिटायर्ड राजनेताओं के लिए राजनीतिक शरण लेने का ठिकाना है, लेकिन असल में ये पद अहम संवैधानिक जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है। SG मेहता ने कहा कि राज्यपाल केवल डाकिया नहीं है, वे यूनियन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो व्यक्ति सीधे चुना नहीं जाता वह उन लोगों से कम नहीं है जो चुने जाते हैं। उन्होंने संविधान सभा की बहस का भी हवाला दिया। कहा कि उस दौरान राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी शक्तियों को लेकर गहन बहस हुई थी। केंद्र की तरफ से आज सुनवाई जब हुई तो कोर्ट में दलील दी गई कि अगर कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति पर बिल की मंजूरी को लेकर टाइम लिमिट थोपता है तो ये संविधान की बुनियादी व्यवस्था को बदल देगा। इससे सरकार के विभिन्न अंगों के बीच टकराव की स्थिति पैदा होने का खतरा है। ये केंद्र की दलील थी आज सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने साफ किया कि वो इस मामले में केवल संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर ही अपनी राय देगा। अब अगली सुनवाई में साफ होगा कि क्या आदेश में राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका पर नई संवैधानिक व्याख्या सामने आएगी। चलते चलते एक ज़रूरी बात, 21 अगस्त को बॉस्टन में सौरभ द्विवेदी के साथ मनेगी ललन टॉप पिकनिक। तो बढ़िया स्नैक्स और अदरक वाली चाय लेकर पहुँचिए, न हो तो कॉफ़ी लेकर पहुंचिए और साथ में पिकनिक करेंगे। सौरभ के साथ बातें होंगी ढेर सारी। बॉस्टन 21 अगस्त शाम 5 बजे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।